ये आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, जहां हम बात करते हैं तमाम राजनीतिक और बड़ी खबरों की और उनकी परतें खोलते हैं, तह तक उनके जाते हैं और पीछे की कहानी आपको बताते हैं। और अब हम बात करेंगे यूके ब्रिटेन की एक खबर की। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस वक्त सुर्खियों में है, वहां से ज्यादा यहां हिंदुस्तान में। ऋषि सुनक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मोरारी बापू की एक कथा सुनने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान ऋषि सुनक ने हिंदू धर्म पर खुलकर बात की। ऋषि सुनक ने खुलकर कहा कि आज मैं आपके सामने यहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं आया हूं, मैं आज एक हिंदू के तौर पर आया हूं। और उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री होने के नाते मुझे जो फैसले लेने पड़ते हैं, जो कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, उनके पीछे मेरे धर्म की शिक्षा और मेरे सांस्कृतिक मूल्य हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने यह बताया कि कैसे वो मंदिर भी जाते हैं और प्रसाद भी पाकर बड़े खुश होते हैं। ऋषि सुनक ने अपने भाषण की शुरुआत भी की जय सियाराम के उद्घोष के साथ और कहा, आज मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, हिंदू हूं और इसी नाते आपके सामने हूं। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि क्या यह बात कभी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर कहे तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। पहले सुनिए ऋषि सुनक की बात। बापू, जय सियाराम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. For me, faith is very personal. It guides me in every aspect of my life. Being Prime Minister is a great honor, but it is not an easy job. There are difficult decisions to make, hard choices to confront, and our faith gives me courage, strength, and resilience to do the best I can for our country. Now, I am proud to be British, proud to be Hindu. तो अब सवाल यह है कि ऋषि सुनक जो बात ब्रिटेन में कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, और इस पर सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि कम से कम वो इतने अपने आप को इतना आजाद और सहज महसूस करते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को, अपने फेथ को लेकर वो बिल्कुल बैकफुट पर नहीं है। वो उसे ओढ़े हुए भी हैं और उसे खुलकर उसको एक्सप्रेस भी करते हैं, और इसमें उन्हें कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है, और ये होनी भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां तो झगड़ा ही इस बात का है कि प्रधानमंत्री का धर्म नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जा सकता, प्रधानमंत्री मंदिर अगर जाएगा तो फिर मस्जिद भी जाएगा, उसको बराबर करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कोई ऐसी योजना नहीं ला सकता या कोई ऐसा काम नहीं कर सकता सरकारी पैसे से जिससे किसी एक धर्म का काज होता हो। जैसे यहाँ काशी कॉरिडोर बना दिया गया, उसको अच्छा कर दिया गया, यहाँ महाकाल कॉरिडोर जो है वो बनाया जा रहा है, इस पर सरकारी पैसा क्यों लग रहा है? ये तो सेक्युलर देश है। हमारे यहाँ इस किस्म की बातें होती हैं। आप इमेजिन कीजिए अगर नरेंद्र मोदी किसी दिन किसी सभा में खड़े होकर के ये कह दें कि आज मैं प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एक हिंदू के तौर पर आपके सामने आया हूं, तो क्या होगा? आपने शायद ही कभी ये बात सुनी हो, मैंने तो नहीं सुनी उनके मुंह से कभी ये बात। लेकिन ये अंतर है, वहां वो ब्रिटेन में माइनॉरिटी में होकर के, ये भी सोचिए, ऋषि सुनक हिंदू के तौर पर वहां माइनॉरिटी है, मेरे ख्याल से 10% पॉपुलेशन से ज्यादा नहीं है यूके के अंदर हिंदू। वहां वो कह सकते हैं खुल करके कि मैं हिंदू हूं, मैं प्राउड हिंदू, और मैं यहां हिंदू के तौर पर आया हूं। यहां 80% मेजॉरिटी देश में ये कहना मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल में। बड़ा सुनने दी नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा और गंभीर मुद्दा है, और एक तरह से कहें तो ये चरित्र दिखाने वाला मुद्दा है। एक सोसाइटी के तौर पर, एक समाज के तौर पर हमें कितना डेवलप होकर आगे बढ़ना है। अब ठीक है, हम गुलामी के कालखंड में रहे बहुत लंबे समय तक, और हमारा सब कुछ तय दूसरे करते रहे, तो हमारी आदत बहुत विचित्र सी हो गई। अब अगर मैं हिंदू हूं और अगर मैं हिंदू हूं ये कहने से कोई मुझे कम्युनल मान ले, ऐसा सोच भी ले, या कोई मुसलमान है वो कहे कि मैं मुसलमान हूं और उसको कोई कम्युनल मान ले, तो ये दोहरा चरित्र दिखाता है। यानी आप जो हैं उसकी सार्वजनिक स्वीकारोक्ति नहीं करेंगे, और ये सिर्फ इतना भर नहीं है कि किसी आप धर्म के साथ करते हैं, ये फिर समाज का चरित्र बनने लगता है।
यानी हम कुछ भी गलत काम करें, कुछ भी करें, लेकिन हमें अच्छा दिखना है, अच्छा बोलना है, और अच्छा दिखने बोलने में हमारा मूल पीछे रहे, वो ढकता चला जाए। जिस तरह से ऋषि सुनक ने कहा, वो बड़े, मतलब कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत गुस्से में आके और उनको कहना पड़ रहा है, उनकी तो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं है वहां, वो जो कह रहे हैं एक सहज भाव से कह रहे हैं। उनके जीवन में उनके हिंदू होने ने जो कुछ उनको दिया है, उनका व्यक्तित्व जैसे संवारा, जैसे बनाया, वो कह रहे हैं कि हमें भाई कठिन समय में मुश्किल हो जाती तो हमारा धर्म हमें ताकत दे देता है। बड़ी आसान सी बात है, कोई दूसरा कह दे तो यहां तुरंत जवाब आएगा और जितनी बुराइयां होंगी वो धर्म की जाने लगेंगी। कहते मैं अपनी जिंदगी के सारे सबक गीता से लेता हूं, राजधर्म के सारे सबक मैंने गीता से लिए हैं, वो इस बात को कहते हैं। नहीं देखिए, वैसे ये बात बार बार कही जाती है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, गीता को आप धार्मिक पुस्तक के तौर पर तो देख भी नहीं सकते हैं। गीता तो जीवन व्यवहार का, और जिसको कहते हैं ना, वो वैसे भी वो तो उपदेश है ना, वो तो कहा जा रहा है कि आप क्या करेंगे कठिन परिस्थिति में आपने जो बात कही पहले कही ना, कि अगर आप ये कह दें कि मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं, कोई अगर ऐसा आदमी कोई आदमी खुलकर कह रहा है तो हम उसके जोड़ देते हैं कि इसका माइंडसेट कम्युनल है, ये इसके ऊपर तो धर्म हावी है। क्यों? वहां तो कोई किसी को नहीं कह रहा, ऋषि सुनक को नहीं कह रहा ये बात। आप अमेरिका में जो कैंपेन चल रहा है, कभी उसके बारे में पढ़िएगा इंटरनेट पर। वहां पर एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, रामास्वामी उनका नाम है, मैं वो गलत भी हो सकता हूं, वो कैंपेन कर रहे हैं, और वो उनसे सवाल पूछा गया था एक इंटरव्यू में, मैंने देखा, वो जिस कार्यक्रम में गए, वो वहां पर क्रिश्चियन फेथ के लीडर्स जो है वो वहां पर मौजूद थे, जो कट्टर क्रिश्चियंस थे। उन्होंने उनसे कहा कि वी आर अ क्रिश्चियन कंट्री, आप हिंदू हैं, ये हमारे बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है। और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाँ मैं हिंदू हूं, मैं प्राउड हिंदू हूं, लेकिन कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्म का सबक और क्रिश्चियनिटी का सबक वो बता दिया, उनको बराबर कर दिया। लेकिन जो यहां पर हो रहा है, समीर साहब, आप कभी कभी मैसेज आते हैं, सबके फोन पर आते हैं, गर्व से कहो अब हिंदू हैं, ये अभी क्यों आने लगे? पहले तो नहीं आते थे। इसका मतलब हम क्या पहले कोई हिंदू कोई गौरव महसूस नहीं करता था? आजकल क्यों कहना जाने लगा है? देखिए, मुझे लगता है ऋषि सुनक ने जिस गर्व के साथ कहा कि मैं हिंदू हूँ, और जिस सहजता के साथ ब्रिटेन की जनता ने इसे स्वीकार किया, मुझे ऐसा लग रहा है इसे सारी दुनिया में सब देशों को स्वीकार करना चाहिए कि जो नेता है वो ठीक है, किसी भी पार्टी का नेता हो सकता है, लेकिन उसका एक धर्म है। अगर वो अपने धर्म को स्वीकार करता है तो उसमें क्या गलत है? ये बात ठीक है कि उसके राजकीय निर्णय में उसके उस पोस्ट पर उस धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सब देश के लिए सोचता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऋषि सुनक ने कहा है, यह भारत के अंदर भी इस चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए आज की तारीख में। और ऋषि सुनक तो वैसे भी हिंदू धर्म के हैं और बहुत हिंदू धर्म को मानते हैं। ब्रिटेन के अंदर भी हिंदुओं का कोई बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं है, 8 से 10% की वोटर्स है वहाँ पर। कोई ऐसा प्रभावशाली समुदाय भी नहीं कि बहुत बड़ा वोट बैंक हो जो ऋषि सुनक को चुनाव के समय सपोर्ट करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वहाँ पर है, और हिंदुस्तान के अंदर तो 80% ज़्यादा मुसलमान 82% है, तो हिंदुस्तान के अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शुरुआत होनी चाहिए और उसको उसी तरीके से लेना चाहिए जिस तरीके से ब्रिटेन की जनता ने लिया था। धर्म एक अपने व्यक्तिगत वो है, अगर वो धर्म की तारीफ करता है और अपने धर्म में गर्व करता है तो उसे दूसरे अन्य समुदाय के लोगों को भी उसी रूप में लेना चाहिए। अरे भाई, वहां इंग्लैंड के जो राजा रानी होते हैं, अब राजा हैं, उनकी जो ताजपोशी होती है, कोरोनेशन सेरेमनी, वो पूरी तरीके से एक धार्मिक सेरेमनी है, वो क्रिश्चियन सेरेमनी होती है। उसमें प्रधानमंत्री का होना अनिवार्य, प्रधानमंत्री उसका एक अहम हिस्सा होता है, वो क्रिश्चियन सेरेमनी का। ऋषि सुनक उसमें गए थे, आप सोच सकते हैं इस बात। सौरभ जी, इसमें एक चीज जो है, जब आप कहते हैं ना, जिसे मैं बार बार कहता हूं कि यहां हमारे देश में जो प्रैक्टिस किया जाता है वो फ्रॉड सेकुलरिज्म है। सेकुलर होने का जो मतलब है वही गलत है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बातें कही, करप्शन, जो परिवारवाद और तुष्टीकरण, वो तुष्टीकरण कहां से आया? जब हमारे मन में है कि हम जानते हैं लेकिन हम करेंगे उसके विपरीत। आप मुसलमानों के हित की बात कीजिए, हक की बात कीजिए, मुसलमान अपनी प्रैक्टिस कैसे कर रहा है उस पर क्यों आपको नजर होनी चाहिए। लेकिन जब आप सिर्फ इसलिए कि अच्छा चलो हिंदू को ये नहीं करने देंगे, इससे मुसलमान खुश हो जाएगा, ये फ्रॉड सेकुलरिज्म है। जब आप ये नहीं करते हैं तो खुलकर आप बोल पाते हैं कि आप क्या हैं, आप क्या करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए। आपने बिल्कुल सही बात की। हिंदुस्तान में अगर कोई अपनी हिंदू आइडेंटिटी को ओढ़कर चलने लगे, चाहे रामनामी ओढ़कर चलने लगे, टीका लगा के चलने, ये कहीं से कोई ना कोई इमेजिन कर लेगा कि ये एंटी मुस्लिम भी होगा। ये दिक्कत है हमारे यहाँ पर। ये आजादी क्यों नहीं है किसी हिंदू को कि वो ओवरटली अपना फेथ जो है दिखा सके, देवेंद्र। और आपसे ये भी समझना है कि ये सरकार आने के बाद बीजेपी आरएसएस पिछले 9 साल से देश के राजतंत्र में शामिल है, क्या परिवर्तन आया है इस सोच में?
और सौरभ, इसको 2014 के चुनाव के समय आप लेके जाएं, तब आपको याद होगा कि तब बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू हुआ था, एक एजेंसी ने इंटरव्यू लिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हाँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है, हिंदू राष्ट्रवादी हूँ। और उसी लाइन पर बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई थी। हालांकि तब नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ किया था कि मैं उससे पहले मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व है और कोई भी देश संविधान से ही चलना चाहिए और कोई भी सरकार संविधान के हिसाब से ही चलनी चाहिए। बावजूद इसके हिंदू हूँ और इस बात पर मुझे गर्व है, इस बात को लेकर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी और उसको लेकर हमला करने की कोशिश की गई। ये अलग बात है कि विपक्षियों की वो रणनीति बैकफायर की। दूसरी चीज़ आप देखें जिस पे बीजेपी के नेताओं को यह ऐतराज रहता था कि आपकी पॉलिटिक्स में इफ्तार इतना बड़ा सिंबल कैसे हो सकता है। कोई मुस्लिम इफ्तारी करे, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन हिंदू लोग दिल्ली में इफ्तार पार्टी देने का एक कल्चर चला रहे थे और उसमें वैसी टोपियां पहन के अगले दिन टीवी या अखबार पे वही सारी तस्वीरें वायरल होती थी, वही सारी चीज़ें दिखाई जाती थी। ऐसा क्यों होना चाहिए? और 2014 के बाद आप देखें तो उस तरह की जो पॉलिटिक्स थी वो किनारे हो गई। और बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता का ये कहना था कि आज अगर विपक्षी नेता भी ये बताने में लगे हों कि हाँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं जनेऊ पहनता हूँ, तो हमारी सबसे बड़ी सफलता यही है कि हम ये कहने में सफल रहे कि इस देश में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सौरभ एक दूसरा उदाहरण देखें कि वो लाइन आपको याद होगा जिस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था और आज भी उस पर विवाद होता है, जिसमें उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान की बात की थी। पीएम मोदी ने तब ये नहीं कहा था कि कब्रिस्तान को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो ना मिले। उनका ये कहना था कि अगर कब्रिस्तान को मिल रहा है तो शमशान को भी मिलना चाहिए, उसमें आप किसी एक चश्मे से नहीं देख सकते। जाहिर तौर पे सीधे सीधे अपीजमेंट को लेकर निशाना साध रहे थे। तो इस तरह की पॉलिटिक्स निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के मौजूदा दौर की देन है, जहां पे ऐसी चीजें कह के आप इसमें बैकफायर नहीं होता पॉलिटिकली। मैंने आपको यूके के बारे में तो बताया कि वहाँ के राजा रानी जो हैं वो कैसे उनकी एक ईसाई परंपरा के तहत जो है उनको राजतंत्र सौंपा जाता है, राज सौंपा जाता है, उसमें वहाँ के प्रधानमंत्री को भी शामिल होना पड़ता है। अमेरिका में जब शपथ लेता है राष्ट्रपति तो बाइबल पर हाथ रख करके शपथ लेता है। कभी हिंदुस्तान में वो दिन आ सकता है कि कोई, और मैं ये सबके लिए कहता हूं, ये बिल्कुल न्यूट्रल होकर के, आज कोई हिंदू फेथ का और हिंदू धर्म को जो मानता हो, ऐसे ही नहीं कि बस मैं बाय बर्थ हिंदू हूं, मानने वाला, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, मानते हैं अपने आप को हिंदू, जीते हैं हिंदुइज्म को, वो गीता पर रखकर शपथ ले सकें, या किसी और फेथ का व्यक्ति आ जाए वो अपने धार्मिक ग्रंथ को लेकर शपथ। मैं तो ये कह रहा हूं कि बिल्कुल हमारे यहाँ ठीक है कि संविधान की शपथ आप लेते हैं और संविधान ही सर्वोच्च होना चाहिए। हम उसमें बदलाव भी करते हैं और बदलाव कर सकते हैं, यही लोकतंत्र है। लेकिन गीता पर शपथ, गीता की शपथ लेना वो एकदम अलग है। मैं उसको धार्मिक नहीं मानता, पहली बात। दूसरा, अब बदलाव आ रहा है ना। अब कौन है भाई, मंच पर हनुमान चालीसा सुनाने लगे लोग ना, चंडी पाठ करने लगे लोग ना, नर्मदा जी की आरती करने लगे ना, गंगा आरती करने लगे ना, गंगा स्नान करने लगे। अभी चुनाव में हो रहा है लेकिन केवल नहीं, लेकिन ये करना पड़ रहा है, ये भी कंपल्शन हुआ है। आपने पूछा ना 2014 के बाद क्या हुआ। जब किसी भी सोसाइटी को, और मैं इसको कहें जो एक कहें कि राष्ट्रीय चेतना जब जागती है ना, तो फिर वो लोगों को मजबूर कर देती है। राजनीति, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि हम बहुत लंबे कालखंड तक गुलामी में रहे, हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे व्यवहार पर एकदम से वो है। लेकिन अब बदलाव वो दिख रहा है, और आप जो कह रहे हैं वो भी आने वाले दिनों में होकर दिखेगा। अभी बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है, आने वाले समय में और बेहतर होता हुआ दिखेगा। चलिए अब इसी एक खबर इस जो है वो आपको और दिखाते हैं। अभी जो हम जिस माइंडसेट की बात कर रहे थे ना, वही माइंडसेट दर्शाने वाली खबर है। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जो नेहरू जी का म्यूजियम हुआ करता था, उसका नाम बदल दिया गया है। अब वो नेहरू म्यूजियम एंड नेहरू म्यूजियम मेमोरियल लाइब्रेरी नहीं रह गया, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम से जाना जा रहा है। फैसला इस साल जून में कर लिया गया था, लेकिन यह बदलाव कल स्वतंत्रता दिवस के दिन से लागू हुआ है। अब यहां पर नाम बदल दिया गया है। अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने रिएक्ट किया है। जयराम रमेश ने लिखा है कि यह एक आइकॉनिक इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम बदला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी वो दरअसल एक किस्म के डर से, कॉम्प्लेक्स से, असुरक्षा के भाव से ग्रसित हैं। ये जयराम रमेश लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, खास करके भारत के पहले और सबसे ज्यादा काल तक रहने वाले प्रधानमंत्री यानी नेहरू जी से। और इसीलिए वो कोई कोशिश नहीं छोड़ते, एजेंडा चलाते हैं नेहरू को बदनाम करने का, नेहरू से जुड़े कामों को डिस्टॉर्ट करने का, और ये दिखाता है केवल और केवल उनका छोटापन। ये कांग्रेस का रिएक्शन है इस पर। और दूसरा, वो ये कहते हैं कि किस लिए हम जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं।
जवाहरलाल नेहरू को याद किया जाता है इस देश को एक डेमोक्रेटिक देश बनाने के लिए, सेक्युलर देश बनाने के लिए, उसकी साइंटिफिक और लिबरल फाउंडेशंस रखने के लिए। उस सब पर आघात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, खास तौर पर सेक्युलर और लिबरल ट्रेडिशंस के ऊपर। देखिए, जयराम रमेश ने जो कहा है उससे तो कोई मना नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस बात से मना नहीं किया। लेकिन अब जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे देश के, तब वहाँ रहते थे। उनके निधन के बाद वो म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया था, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में जो शुरुआत की थी कि भाई वहाँ पे सभी प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम रहेगा, सबकी जानकारी रहेगी, वो कमेटी ने वहाँ डिसाइड किया, वहाँ बन के 2022 में शुरू हो गया। तो अब जब वहाँ सारे प्रधानमंत्रियों को जगह मिल चुकी है, सारे प्रधानमंत्रियों की वहाँ पर जानकारी है, अब मुझे ऐसा लगता है कि इसको सिर्फ पंडित नेहरू के नाम पे, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखने की जरूरत नहीं है। जब सारे प्रधानमंत्री आ गए तो निश्चित रूप से उसका नाम प्रधानमंत्री के नाम पर होना चाहिए था, और वही हुआ। कमेटी ने बताई किया, और कल ही सूर्य प्रकाश जी ने, जो इस कमेटी के मेंबर भी है, उन्होंने इसका जिक्र करते हुए ट्वीट भी किया था कि इसका नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री से जो कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि निर्णय ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कोई छवि खराब नहीं हो रही है, उनके ऊपर कोई आघात नहीं हो रहा है, और उनके जो अप्रोच रहा उसको लेकर कुछ नहीं है। सरकार का एक निर्णय था जो इंप्लीमेंट हुआ, इससे प्रधानमंत्री नहीं, इतना तो है। मैं नहीं गया हूं वहां पर ऑनेस्टली, लेकिन मैंने कुछ जोड़ा थोड़ा बहुत जो सुना है, केवल वहां नेहरू जी के कालखंड की प्रशंसा ही नहीं है, जो हो सकता है पहले होती हो। अब वहां पर यह भी बताया जा रहा है कि नेहरू जी प्रधानमंत्री रहते हुए क्या क्या नुकसान हुआ देश को, ये भी बताया जा रहा है। चाहे चीन से जुड़ा मामला हो, कश्मीर से जुड़ा मामला हो। देखिए, मैं चूंकि पहले भी कई बार गया हूं और अभी भी गया हूं, बच्चों को लेकर तारामंडल भी गया हूं, तो हम तो यहाँ वाले में भी गए हैं, आनंद भवन वाले में भी गए हैं। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर उनका आवास जब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी बना, और उसके साथ नेहरू जी के एक तरह से कहें कि जो कुछ उन्होंने जब किया था, जो इस्तेमाल किया था, वो बेड पंखा से लेके, वो कुर्सी से लेके, और सब कुछ उसको संरक्षित किया गया। उस इमारत का और बगल में जो प्लेनेटोरियम यानी तारामंडल था, उसका आकर्षण कम होता गया। और मैं कहता हूं कि इसका भी आंकड़ा निकलवाना चाहिए कि जब वो एनएमएमएल था, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी, और अभी जब प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया, तो कितना फर्क पड़ा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप किसी भी महापुरुष को, और निश्चित तौर पर जो भी हमारे देश में जो महापुरुष हैं, उन सबको याद किया जाना चाहिए। लेकिन क्या किसी एक को ही, जैसे अक्सर जब ये जयराम रमेश जी का मैं ट्वीट सुन रहा था, इस देश को लिबरल या इस देश के जो फाउंडेशंस हैं वो सिर्फ नेहरू जी की वजह से हुए। हम सारे उन राष्ट्र नायकों को कमतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसके आगे की बात, क्या लाल बहादुर शास्त्री जी के योगदान को हम कमतर करके आंकेंगे? क्या इंदिरा जी के योगदान को हम कमतर करके आंकेंगे? और क्या हम इस देश के हर प्रधानमंत्री को जहां वो रहेगा सबको अलग अलग उसका एक संग्रहालय बना देंगे? और अभी भी जब आप जाते हैं तो पहला वाला हिस्सा, जो पहले नेहरू मेमोरियल का, जो नेहरू जी का घर था जहां उनका सजा के रखा गया था, वो जस का तस है। सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे ज्यादा स्थान अभी भी नेहरू जी के पास है, जो 2 तल में है। उसके बाद प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम है, जिसमें उनके कालखंड में हुई घटनाओं। आपने जो कहा ना कि सब कुछ नेहरू जी ने किया था, हाँ, वो ये मानते हैं कि भारत के आजाद होने के बाद जो नींव पड़ी वो नेहरू जी ने ही किया। नहीं, वो मानते हैं, देश नहीं मानता है। आज आप एक एटॉमिक पावर भी हैं, आज आप स्पेस शक्ति भी हैं, कौन सोच सकता था उस वक्त? नेहरू ने सोचा। ये मतलब बिलीफ है। ठीक, देवेंद्र। और सौरभ, ये इस लाइन में जो बात आपने कही, या कांग्रेस पार्टी के नेता अगर मानते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कंट्रीब्यूशन को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी ये कहा हो कि नेहरू ने देश के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन इस मेमोरियल की अगर बात कर लें सौरभ, पहली बात तो ये कि आप भी ज़रूर जाकर देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी या दूसरे नेताओं ने एक बार भी वहाँ जाने की कोशिश नहीं की है। अदरवाइज अगर वो जाते तो उनको भी ये समझ में आएगा कि ये कितना शानदार बन गया। जब शानदार की बात मैं सौरभ कर रहा हूँ तो पिछले वाले हिस्से की बात नहीं कर रहा हूँ। जो नेहरू का हिस्सा अपना था, पहले के समय में आप देखें तो 2016 से पहले की जो स्थिति थी, और अभी जब आप जाकर देखेंगे तो नेहरू की जो सामग्रियां वहाँ पे म्यूजियम में रखी गई हैं आगे के हिस्से में जी, उसमें भी आमूल चूल परिवर्तन किया गया है। वो जस का तस बिल्कुल नहीं है। उसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, और जितना हिस्ट्री का चीज़ हो सकता है डिजिटली उसको इतने शानदार रूप में पेश किया गया है कि आपको लगेगा कि वर्ल्ड के किसी भी म्यूजियम को ये टक्कर देने वाला है। ठीक, अब आपने कहा है, मैं तो जरूर जाकर के देखूंगा। अब कांग्रेस के नेता जाएंगे या नहीं जाएंगे, और बच्चों को लेकर जाना चाहिए। हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे देश की विरासत कैसे आगे बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।